Hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. Today we'll study about citizenship as given in Indian Constitution, the Parliament, how it functions, what are the constituents of Indian Parliament. So let's start with the video. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का क्या मतलब है, किस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है और कैसे कोई पर्सन इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 5 पे आते हैं जिसमें हमारी सिटीजनशिप डिफाइन है। ये वो सिटीजनशिप की बात करता है जो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब की गई थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने किन लोगों को इंडियन सिटीजन कहा था। सो आर्टिकल 5 बोलता है एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो पर्सन ऑलरेडी इंडिया में थे जिनका इंडियन डोमिसाइल था उनमें से जो इंडिया में पैदा हुए हैं हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब उनके कोई भी पेरेंट ईदर फादर और मदर इंडियन टेरिटरी में बोर्न है। और थर्ड थिंग है who has ordinarily been resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement. Such commencement मतलब commencement of this constitution. So अगर कोई person इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंटमेंट से 5 साल पहले तक लगातार इंडिया में रह रहा है ordinarily as a citizen of this country, तो उसे भी हम सिटीजन मानेंगे एज पर आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर करता है वॉलंटरली खुद जाकर, तब उसका इंडियन सिटीजनशिप का राइट खत्म हो जाएगा, वो उसी डेट से इंडियन सिटीजन नहीं कहला सकता। आर्टिकल 5 तो बात करता है सिटीजनशिप की एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग वो सारे लोग जो उसके अंदर डिफाइंड थे वो इंडियन सिटीजन्स बन गए थे। बट सिटीजनशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अ कंट्री। तो एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होगा किसी भी पर्सन को इंडियन सिटीजन बनाने का ऑन हिज एप्लीकेशन, प्रोवाइडेड दैट ही शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट। फिर आर्टिकल 10 आता है। आर्टिकल 10 ये कहता है ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन सिटीजन बन गया है तो उसकी सिटीजनशिप खत्म नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 10 क्लियरली ये बोलता है जो किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप कंटिन्यूअंस है वो पार्लियामेंट खत्म कर सकता है बाय मेकिंग अ लॉ। सो किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप हमेशा ही कंडीशनल होगी ऑन प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 के अंदर पूरा पावर दिया गया है सिटीजनशिप के लॉ बनाने के लिए। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये तो हो गया सिटीजनशिप का, जितना हमारे लिए जानना जरूरी है सीसेट के एग्जाम क्लियर करने के लिए। Citizenship is a very wide concept, but in our course it is very limited and therefore I'm curbing it to this much only. Next हम आते हैं पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट एग्जैक्टली क्या होता है? पार्लियामेंट बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को डिनोट करती है। सो पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एट अ टॉप एंड टू हाउसेस। एक को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट जो हमारा राज्यसभा होता है, और दूसरे को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल जो होता है लोकसभा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। बीच में होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को लीड करता है प्रेसिडेंट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो हमारी गवर्नमेंट की होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट बेसिकली दो हाउसेस से बनता है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। तो दिस स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म्स आवर पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 53 में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि इंडिया एज अ कंट्री का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, वो होगा प्रेसिडेंट। क्योंकि गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास।
President of India shall be the head of country and shall have an executive power of the union. Union मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूटिव पावर का क्या मतलब है, मतलब प्रेसिडेंट को क्या पावर दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जीक्यूटिव पावर का सबसे इंपॉर्टेंट पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसमें जितने भी लॉज बने हैं, लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनकी एग्जीक्यूशन की पावर है प्रेसिडेंट के पास। एंड जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको चलाने का जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है प्रेसिडेंट को हमारी आर्म्ड फोर्सेस कमांड करने की। तो मिलिट्री की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। वो आर्म फोर्सेस को कमांड भी कर सकते हैं और वॉर भी कंडक्ट कर सकते हैं। जब वॉर डिक्लेयर होता है कंट्री के बीच में तो हमारी कंट्री की जो फोर्सेस हैं उनको कमांड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। थर्ड कॉन्स्टिट्यूंट है एग्जीक्यूटिव पावर का लेजिस्लेटिव पावर। तो अगर हमारी लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिंग बॉडी है वो कुछ ऐसी लॉज बनाती है जिससे प्रेसिडेंट सहमत नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है उन लॉज को समन करने के लिए, उनमें एक्सप्लेनेशन कॉल करने के लिए। और फोर्थ कॉन्स्टिट्यूंट है एग्जीक्यूटिव पावर का जुडिशियल पावर, जिसमें प्रेसिडेंट को स्पेशल राइट्स दिया होता है ग्रांटिंग पार्डन्स टू अ पर्सन कन्विक्टेड। मतलब अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर होता है उसे रिलीज करने का ऑन सम स्पेशल ग्राउंड। सो ये तो मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं? सो प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड पर्सन होता है जो कि इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ये फॉर्म होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो भी वोट करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब प्रेसिडेंट के पास अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जीक्यूटिव पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है जिसको हम बोलते हैं टू प्रोमulgate द ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 में। So ordinance is basically word used for a law. So article 123 ये कहता है कि in case it is not possible for parliament to enact a particular law on a particular subject, उस केस में प्रेसिडेंट के पास राइट होगा ऑर्डिनेंस इशू करने का on that particular subject, and this ordinance will have equal right as of any law. So जिस तरह से पार्लियामेंट्री लॉ को इन्फोर्स किया जा सकता है उसी तरह से प्रेसिडेंट के दिए हुए ऑर्डिनेंस को भी एनफोर्स करना पड़ेगा। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये किसी भी मैटर पे बना सकता है प्रेसिडेंट, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट के पास राइट होना चाहिए उस पे लेजिस्लेट करने का। मतलब वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव लिस्ट का पार्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट जिस पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करना चाहता है। सो ये पावर प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे यूज करता है जहां पर पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है और इट इज वेरी अर्जेंट टू इशू अ पर्टिकुलर ऑर्डर और अ लॉ, तो उसको ऑर्डिनेंस के फॉर्म में प्रेसिडेंट इशू कर देता है। अब हम आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है और इन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है और इनकी क्या पावर्स होती हैं। तो सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक उसका कैबिनेट होता है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। But Council of Minister is a complete term which include Prime Minister and his cabinet. So Prime Minister तो head होता है इन Council of Ministers का, और इन Council of Minister को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर ही करता है एंड बट उसका अपॉइंटमेंट का पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ये पावर कैसे एक्सरसाइज करेगा? ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनका काम होता है टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। फंक्शंस वो जो प्रेसिडेंट को अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। So Council of Ministers basically aid and advise the President in executing function. So Council of Ministers limited हो सकते हैं, there can't be unlimited Council of Ministers.
it can be only 15% or less of number of members in House of People. House of People मतलब लोकसभा. So लोकसभा में जितनी भी members हैं उसके सिर्फ 15% members हम elect कर सकते हैं as a council of minister. और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे एट अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि राइट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के पास है. और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा ही किसे रिपोर्ट करेंगे? हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा. और इन जो जो मिनिस्टर्स कैबिनेट में सिलेक्ट होते हैं, इन मिनिस्टर्स की सैलरीज, अलाउंसेस, ये सब सिर्फ डिटरमाइन हो सकती है इन पार्लियामेंट थ्रू अ स्पेशल लॉ. सो दिस वाज ऑल अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज इन आवर सिलेबस. अब नेक्स्ट हम आते हैं गवर्नर पे. तो जिस तरह से प्रेसिडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करता है, उसी तरह गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करता है. सो प्रेसिडेंट stands for entire country while governor stands for a particular state. So governor is specific to state. तो हर स्टेट का एक गवर्नर होता है और उसके पास उस पर्टिकुलर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है. बट कॉन्ट्री टू प्रेसिडेंट, गवर्नर इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है. गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होल्ड्स हिज ऑफिस एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. सो कंप्लीट राइट है प्रेसिडेंट के पास गवर्नर को अपॉइंट करने का. हर स्टेट के पास एक गवर्नर होता है, बट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एक पर्सन दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए गवर्नर अपॉइंट किए जा सकते हैं. सो एक पर्सन एट अ सिंगल टाइम कैन बी अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट. अब गवर्नर को विद इन अ स्टेट जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेशन पावर है, जुडिशियल पावर भी है, बट ओनली एक पावर एब्सेंट है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है, मिलिट्री पावर्स. सो गवर्नर के पास कोई मिलिट्री पावर्स नहीं होती है, बाकी उसकी सारी पावर प्रेसिडेंट की तरह होती है. और जैसे आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को राइट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस दिया हुआ है, सिमिलरली आर्टिकल 213 में गवर्नर को पावर दी गई है, पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस. एंड ये पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है पावर ऑफ प्रेसिडेंट के. जो गवर्नर ऑर्डिनेंस बनाता है उसका सिमिलर फोर्स होता है एज अ स्टेट लेजिस्लेटर. बट गवर्नर ऑर्डिनेंस तभी इशू कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, प्रोवाइडेड जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है गवर्नर की, वो सिर्फ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही इशू कर सकता है. सो जो ऑर्डिनेंस गवर्नर बनाता है उसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है कि जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल होती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस गवर्नर तभी इशू कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर इन प्लेस नहीं है, तो जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल होती है, वो ऑर्डिनेंस स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ता है टू रिकन्फर्म इट. और वो ऑटोमेटिकली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ दैट रीअसेंबली एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 6 weeks इनफ टाइम है. अगर उस ऑर्डिनेंस को लॉ में कन्वर्ट करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर उसे विद इन 6 week कन्वर्ट कर सकते हैं. 6 week के बाद वो ऑर्डिनेंस इनफेक्टिव हो जाता है. 6 weeks ऑफ नॉट इशूइंग ऑर्डिनेंस, 6 weeks ऑफ रीअसेंबली ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. सो जैसे हमने देखा, गवर्नर का जो राइट है, राइट टू इशू ऑर्डिनेंस, डिपेंड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे. सो कोई भी गवर्नर विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अपने स्टेट में ऑर्डिनेंस नहीं प्रोमलगेट कर सकता. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिटीजनशिप और पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, governor and president. Thank you so much. Hope you're liking my classes. If yes, please subscribe to my channel CS Ab Initio. You're also free to share your feedback in my comment section.